रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर। अभी जिस शख्स का बयान आपने सुना वो हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी हैं। हर बार की तरह फिर कह रहे हैं कि कमल तीसरी बार भी खिलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। अलग अलग एग्जिट पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा में सत्ता पर इस दफा कांग्रेस काबिज होने जा रही है, वो भी बड़े नंबरों के साथ। अगर एग्जिट पोल के नतीजों को औपचारिक नतीजा माना जाए तो यह साफ है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है और यह नतीजा आम चुनाव 2024 के नतीजों से अलग नहीं है। यानी कि बीजेपी का सीएम बदलने का टेस्टेड फार्मूला यहां पर नाकाम होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को ही आधार बनाकर हम 5 पॉइंट्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के करीब करीब सभी इलाकों में कमल पूरी तरह क्यों नहीं खिल पा रहा है। अगर आप आम चुनाव 2024 के नतीजों को देखें तो हरियाणा की जनता ने इशारा कर दिया था कि विधानसभा में बीजेपी के लिए किस तरह की तस्वीर रहने वाली है। वैसे हरियाणा बीजेपी की तरफ से कई चुनावी वादे किए गए, लेकिन वोटर्स ने उन वादों को सिर्फ छलावा माना है। हरियाणा के युवा वोटर्स ने कहा कि यह बात सच है कि खर्ची पर्ची पर लगाम लगाने में यह सरकार कामयाब रही, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने नौकरी ही कितनी दी। 4 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की तरफ से जब 2 लाख भर्ती का वादा किया गया, उसके बाद बीजेपी ने उसका काउंटर वादा किया। इसका मतलब ये था कि बीजेपी को दबाव में यह बात कहनी पड़ी। हरियाणा के लोगों में किसान आंदोलन के दौरान की ज्यादती, गम और गुस्सा अभी भी कायम है। यहाँ के लोगों को लगता है कि शंभू बॉर्डर को बेवजह बंद किया गया है। किसानों ने अपनी मांग के लिए दिल्ली जाने की कोशिश की थी, लेकिन जीटी रोड पर चाहे करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो या पानीपत, क्या हुआ था? इस सरकार ने कहा था कि वह 24 और फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने वाली है, ला भी चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सभी फसलें हरियाणा के किसान नहीं उगाते हैं। ऐसे में इस तरह के ऐलान का क्या फ़ायदा? वहीं कांग्रेस कह रही है कि वह एमएसपी को कानूनी दर्जा देगी, जिस पर जनता भरोसा करती नजर आ रही है। हरियाणा में लोगों के मन में यह भावना घर कर गई कि बीजेपी के रिजीम में महिला पहलवानों का अपमान हुआ था। खासतौर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से विनेश फोगाट समेत दूसरी महिला खिलाड़ियों के साथ बर्ताव किया गया था, वो यहाँ के लोगों के जेहन में आज भी ताज़ा है। हरियाणा में यह भावना काम कर गई कि केंद्र सरकार हर संभव तरीके से खेल और खेल संघों में हरियाणा के दबदबे को तोड़ने की फिराक में है। ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा भी यहाँ छाया रहा। यही नहीं, हाल ही में ओलंपिक में सिर्फ 100 ग्राम की वजह से बाहर हुई विनेश फोगाट को लेकर के एक संवेदनशील तरीके से लोग सामने आए और उनका यह मानना था कि केंद्र सरकार अगर चाहिए होती तो शायद नतीजा कुछ और रहा होता। हरियाणा की राजनीति में जाट बनाम गैर जाट का मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहा है। अगर बीजेपी की राजनीति को देखें तो प्रदेश स्तर पर जाट नेताओं की कमी रही है। जाट वोटों में कांग्रेस और आईएनएलडी का दबदबा रहा है। इस लिहाज से बीजेपी की तरफ से गैर जाट की राजनीति शुरू हुई। इसे आप मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी के तौर पर देख सकते हैं। लिहाजा जाट आबादी को लगता है कि उसका हित बीजेपी के साथ सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के रणनीतिकारों को यह लगता रहा है कि जाट मतदाता कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी में बटेंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इस चुनाव में आईएनएलडी और जेजेपी दोनों जमीन पर नजर नहीं आ रहे। सियासी जानकार सत्ता विरोधी लहर की बात अक्सर करते हैं और उसके पीछे वजह भी होती है। उनका कहना है कि सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे करने से पीछे नहीं रहते, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद जब वो वास्तविकता से रूबरू होते हैं तो अलग तरह की मुश्किल खड़ी होती है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी की राजनीति के बारे में आम धारणा यह भी है कि यह पार्टी व्यवहारिक पक्ष के बारे में कम सोचती है। यह बात सच है कि देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, लेकिन उसका फायदा आम जन को भी मिलना चाहिए। यही वो विषय है जिस पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने घेरने की कोशिश की और उसका फायदा उन्हें मिलता नजर आ रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।